राधे राधे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है विवाह दो परिवारों का मिलन। मीरा जी के दोनों लड़कियों की शादी एक ही मंडप में होने वाली थी। दोनों बारातियों के स्वागत के लिए पूरी व्यवस्था हो रखी थी। छोटी बेटी ममता की शादी दूसरे शहर में तय हुई थी, जिसकी बारात बाहर से आनी थी। वहीं रितु बड़ी बेटी की शादी इसी शहर में तय हुई थी। ममता की बारात ठीक 6 बजे पांडाल में प्रवेश कर गई। बारातियों का स्वागत अच्छे से किया गया। इधर बाराती खाने का आनंद ले रहे थे। स्टेज पर फोटोग्राफी का कार्यक्रम चल रहा था। रात 9 बजे बजने को आए थे। दूसरी बारात का इंतज़ार किया जा रहा था। मीरा जी बार बार रितु के होने वाले ससुराल से फ़ोन कर पूछ रही थी कि बारात में कितना टाइम है। वे लोग हर बार यही कह रहे थे, बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। आखिर परेशान होकर मीरा जी ने रितु को बोला कि वे अपने होने वाले पति को फ़ोन करे और पूछे कि बारात आने में कितना समय लगेगा। रितु ने फ़ोन लगाया और फिर कुछ सुनकर उसने फ़ोन मीरा जी को थमा दिया। सामने से दूल्हा रुहाशा होकर बोला, मम्मी जी, मेरे पिताजी को पैरालिसिस का अटैक आया है और मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर शादी करने कैसे आऊँ? मुझे थोड़ा समय दीजिए, एक बार पापा को सही ट्रीटमेंट मिल जाए। कहते हुए दूल्हा रोने लगा। मीरा जी, नहीं बेटे, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पहले अपने पिता को संभालना होगा और अपने बेटे होने का फ़र्ज़ निभाना होगा। हम आपके आने का इंतज़ार करेंगे। कहते हैं पैरालिसिस में शुरुआत के 2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसी इंतज़ार में रात के 12 बज गए थे। उधर बाहर से आए बारातियों का सब्र टूटने लगा। अब बारातियों की कुछ महिलाएं आकर मीरा जी को 2 टूक सुनाने लगी। देखिए मीरा जी, हम लोग सही समय पर आए हैं। आप फेरे का दस्तूर शुरू करें। वह लोग देरी से आए, इसमें हमें क्यों इंतज़ार करना पड़े? इधर हमारा लड़का दूसरे दूल्हे के इंतज़ार में कब तक भूखा रहेगा? तभी दूल्हे का फ़ोन रितु के पास आया और बताया गया कि वे लोग आ रहे हैं और पिताजी की हालत भी अब स्थिर है। रितु ने यह संदेश मीरा जी को भेज दिया। मीरा जी हाथ जोड़कर उन लोगों से विनती करके बोली, कुछ देर इंतज़ार और कर लीजिए, उनके परिवार में इमरजेंसी हो गई है। अभी लड़के से बात हुई है, वे लोग थोड़ी देर में आ ही रहे हैं। लेकिन कोई समझने को तैयार न था। दूल्हे के पिता क्रोध से लाल हुए बैठे थे। आखिर वे अपना सब छोड़कर मीरा जी को साफ साफ बोल दिया, मीरा जी, हम कोई पागल नहीं हैं। आप हमारी बेइज्जती कर रही है। हर चीज़ की एक सीमा होती है। मीरा जी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वैसे भी वे ब्लड प्रेशर की मरीज़ थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह की परिस्थिति में वे क्या करें। उनकी आंखों से आंसू छलक आए, लेकिन इन आंसुओं की किसी को भी कदर नहीं थी। सभी उन्हें दोषी ठहराने में लगे हुए थे। आखिर मीरा जी ने बहुत संघर्ष करके पति के ना होते हुए भी बच्चियों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया था। उन्होंने पति के जाने के बाद हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि उनकी बच्चियों को कभी भी बाप की कमी महसूस ना हो। लेकिन आज इस घटनाक्रम ने मीरा जी को उनके पति की कमी महसूस करवा ही दी थी। धीरे धीरे बारातियों में आवेश फैलने लगा। जब ममता और रितु को परिस्थितियों के बारे में जानकारी हुई और उन्होंने अपनी मम्मी की तबीयत बिगड़ते देखी, ममता और रितु दोनों बाहर आ गई। उधर दूल्हे के पिता अब तक अनाप शनाप बकना शुरू कर चुके थे। ममता अपने होने वाले ससुर के पास गई और साफ साफ शब्दों में उन्हें कह दिया, पिताजी, मेरी माता इस शादी की मेज़बान है। यहाँ हम एक परिवार के रूप में जुड़ने जा रहे हैं। अगर जिन परिवारों से हम जुड़ने जा रहे हैं उनके घर में कोई आपदा आ पड़ी है तो हमें उनका साथ देना चाहिए। हमें उनकी तकलीफ़ भी समझनी चाहिए। दूल्हे के पिता, अगर उनके घर में कोई बीमार है और वह 2 दिन तक अस्पताल में ही रहे तो क्या हम यहाँ 2 दिन तक वेट करते रहेंगे? अरे, घर में और भी तो लोग होते होंगे संभालने के लिए। दूल्हे को तो यहाँ आना चाहिए। ममता बोली, पिताजी, भगवान ना करे अगर उनकी जगह आप होते तो क्या आप यही चाहते कि आपका लड़का आपकी सेहत का ख्याल किए बिना और आपको सीरियस हालत में छोड़कर शादी करने चला जाए? दूल्हे के पिता, कैसी बकवास किए जा रही हो। मैं इन सब बातों के फेरे में नहीं पड़ना चाहता। मैं ये जानता हूँ कि हम लोग समय पर बारात लेकर आए हैं और अब हम इंतज़ार नहीं कर सकते। ममता, मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि आप में परिस्थितियों को समझने की समझ नहीं है और न ही
किसी और के दुख को समझने की इच्छा। दूल्हे के पिता, मुझे ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ कि आप हमारा लगातार अपमान किए जा रहे हो। ममता कुछ न बोली और चुपचाप अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर में वो दुल्हन का लिबास उतार कर सादे कपड़ों में बाहर आई। सभी उसे इस तरह देखकर चौंक गए। कुछ औरतें उसके पास आए और समझाने लगी, बेटा इतना गुस्सा नहीं करते हैं। ममता, मैं गुस्सा नहीं कर रही, मैं तो आप लोगों के गुस्से का जवाब दे रही हूँ। जो लोग आज मेरे घरवालों की बात नहीं समझ रहे, वे लोग कल मेरी बात कैसे समझेंगे। शादी दो इंसानों के बीच का संबंध नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच का संबंध है। जब एक परिवार दूसरे परिवार की परिस्थितिवश मुश्किल के दौरान साथ खड़े रहने के बजाय उनसे सरोकार रखने से इनकार कर दे, ऐसे परिवार के साथ मुझे नहीं रहना। मुझे इस शादी से इनकार है। आप लोग जा सकते हैं। अब तक दूसरी बारात के 10 लोग ने दूल्हे के साथ पंडाल में प्रवेश किया। दूल्हा नम आंखों के साथ हाथ जोड़े हुए चले आ रहा था, जैसे कि वे सबसे माफ़ी मांगना चाहता हो। ममता सामने गई और दूल्हे से बोली, आपके पिताजी कैसे हैं? अब कैसे हैं? दूल्हा अब खतरे से बाहर है। दूल्हा बोला, अब खतरे से बाहर है। ममता, आप चिंता ना करें, ना ही अपनी गलती महसूस करें। हम आपके केवल सुख के साथी ही नहीं बल्कि दुख के साथी भी हैं। मीरा जी अपनी बेटी के इस फैसले से खुश थी। उन्हें लग रहा था अगर आज उनके पति जिंदा होते तो वे भी शायद यही करते। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।